हमारे एक और मित्र हैं सरफराज आजमगढ़ से, हालांकि उन्होंने मुझे मना किया था कि आप हमारा नाम कतई ना लें नौजवान क्रांति के मंच पर, लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। उनका जो जज्बा है, वो भी एक आम परिवार से हैं सरफराज भाई भी हमारे, और बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अनाज का वितरण करवा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं लोगों से। सर 50% सर युवाओं का देश है सर, युवाओं का सबसे ज्यादा युवा इस देश में है, और हमें हराकर कोई चला जाएगा सर, फिर तो लानत है ऐसे युवा पर। आप जो टिकटॉक बना रहे थे फिर बनाते रहिए, लेकिन अब कोरोना पे बना दीजिए सर, कोई मोटिवेटिंग स्टोरी सुना दीजिए सर। टिकटॉक कौन कह रहा है मना कर बंद करने को? वो जो स्नैप वीडियो वगैरह आप बना रहे थे, टिकटॉक तो बैन हो गया था, अब आप स्नैप वीडियो बना रहे थे, नाच रहे थे और हंसा रहे थे लोगों को, बहुत अच्छा सर, वो भी बुरा नहीं था सर, लेकिन वो जो स्नैप वीडियो आप बना रहे हैं उसको और पॉजिटिव कर दीजिए सर। कोई बढ़िया सी इंसिडेंट सुना दीजिए सर, कोई बढ़िया सा इंसिडेंट सुना दीजिए सर। चलिए, आज जो कहानी मैंने सुनानी है आपको, इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल पैलेस्टीन। अब इस कहानी का जो सारा पहलू है, अगर आप बड़ा डीप एनालिसिस और मिथिकल टाइम और हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल और बनी इजराइल तक जाना चाहते हैं, वहां सबसे भी स्टोरी आप समझना चाहते हैं कि वो क्या पहलू है। अभी एक टर्म आया था अब्राहम अकॉर्ड, जब दोनों भाइयों में इसहाक और इस्माइल में समझौता होता है, वो सब भी जानना चाहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि कॉइनसाइज हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट बाय क्रिस्टोफर कैथरवुड, बड़ी प्यारी किताब है सर, हालांकि है जीव लेकिन बड़ा अनबायस्ड होकर उसने सारी चीजों को लिखा है, बहुत अनबायस्ड होकर लिखा है। वैसे आप हार्ड चॉइसेस भी पढ़ सकते हैं, हिलरी क्लिंटन की, वो भी बड़ी अच्छी किताब है हार्ड चॉइसेस, मैडम ने बड़ा अच्छा एंगल डाला है हार्ड चॉइसेस में भी। वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस तो खैर ठीक है, लेकिन हेनरी किसिंगर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पता नहीं शायद पढ़ी होगी सामने, ये है हार्ड चॉइसेस, हार्ड चॉइसेस। इन्होंने भी, हिलरी क्लिंटन की बड़ी प्यारी किताब है सर ये, जो अभी पिछले कुछ वर्षों में वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़ी अच्छी किताब है हार्ड चॉइसेस। इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर, ये तो सर अल्टीमेट इंफॉर्मेटिव किताब है, द वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंगर। लेकिन मुझे आपको कहानी सुनानी है, तो कहानी कुछ ऐसी सुनाई जाती है, कहानी का एक पहलू होता है सर, कहानी ऐसी सुनाई जाती है कि वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी को समझ में आए। इसलिए जब पढ़ाने के अप्रोच को आप कहानी में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत बढ़ जाती है। कल मैंने आपसे कहा कि इस समस्या का संबंध है ईस्टर्न क्वेश्चन से। अब पहला सवाल तो यह हुआ कि यह क्या है, ईस्टर्न क्वेश्चन, पूर्वी प्रश्न, बड़ा प्यारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, पूर्वी प्रश्न। पहले तो यही जान ले कि यह पूर्वी प्रश्न है क्या। अब पश्चिम और पूर्व का एक बड़ा गहरा संबंध रहा है, मैंने आपको बताया पिछली बार, पिछली सीरीज में। पश्चिम, वेस्ट एंड ईस्ट, पश्चिम मतलब यूरोप, ईस्ट मतलब एशिया, स्पेशली इंडिया एंड चाइना। किसी चीज को टेक्निकल बनाने की कभी कोई जरूरत नहीं होती। जब भी किसी चीज को समझना हो, पहला व्हाट पता करो, पहली चीज व्हाट, ये है क्या, फिर आओ वाई पे, क्यों। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा, सर पढ़ाई का जो सबसे प्यारा सिद्धांत है वो व्हाट और वाई पे टिका, वहीं से शुरू होता है। ये इनिशियल फेज है सर, ये इनिशियल फेज है, व्हाट एंड वाई, प्रियम्बल व्हाट। जिस चीज का आप व्हाट जान जाओगे कि ये क्या है, उसका वाई तुरंत समझ में आने लगेगा। हमारे देश में प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दीवाने किसके हैं? नोट्स के। भैया नोट्स दे दो, नोट्स, भैया नोट्स दे। उनको बस बता दो, उनको बस बोल दो। राजेंद्र नगर में 4 लड़के खड़े हो जाएंगे, आपस में बात करेंगे, मिश्रा पूरी इकोनॉमी की बड़ी जबरदस्त किताब, बहुत जबरदस्त, सारा क्वेश्चन वहीं से आता है, बस पीछे 2 लोग खड़े होकर सुन रहे हैं।
भागे तुरंत, कहाँ जा रहे भैया? मिश्रापुरी ले लें, लोग बता रहे थे बड़ी जबरदस्त किताब है। ले आए मिश्रापुरी, इतनी मोटी किताब इकोनॉमी की। फिर गए खड़े हुए राजेंद्र नगर में, फिर लोग बात कर रहे हैं कि दत्ता एंड सुंदरम का तो कोई जवाब नहीं। मिश्रापुरी से तो यार एक दो क्वेश्चन कभी कभार फंस जाता है, दत्ता एंड सुंदरम हर साल। वो संजय भैया वही पढ़ के आईएएस बन गए, फिर भागे गए किताब ले आए। बिल्डिंग बनाने का जो सिद्धांत है भवन, वो ये है कि भवन बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाए। तुमको अगर नेशनल इनकम पता है, तुमको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, तुमको अगर बजट पता है, तुमको अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है, पहले नेशनल इनकम जब तुम चैप्टर पढ़ते हो, अरे बाप रे, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, पहले ये तो समझो कि क्या है। क्यों बार बार जीडीपी का नाम आता है, एनडीपी का क्यों नहीं आता? क्यों देश की इनकम जीडीपी में कैलकुलेट होती है? क्यों उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कैलकुलेट होता है? पहले बेसिक तो समझो यार, पहले हाथ तो घुमाना सीखो। अब स्विंग करानी है, रिवर्स स्विंग करानी है, ये तो बाद में सीखेंगे ना, पहले पानी पे फ्लोट होना तो सीखो। हर चीज का एक स्टेप है। हमारे जो स्टूडेंट भाई हैं, बहनें हैं, ये बड़ी इंपेशेंट है। पहले दिन सब दिल्ली आए, आते ही 10,000 की किताब खरीद ली, और राजेंद्र नगर में तो रिक्शा वाला भी किताब बताता है, पान वाला बताता है। आप पान वाले की दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, दो लोग, और बात करो कि यार पॉलिटी में क्या पढ़े, वो तुरंत बोल देगा भैया लक्ष्मीकांत भैया। पर ये तो जान लो लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। पहले ये जानो व्हाट एंड व्हाई, फिर दूसरे फेस में आओ एनालिसिस पे। इतना भ्रम इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर, पहले ये सीखो पढ़ते कैसे हैं। इंपेशेंट मत बनो। इस देश में लोग बहुत जल्दी में हैं। आते लोग, हमको सर इसी साल आईएएस बनना है, तुम इसी महीने बन जाओ। इस साल में क्या, इस महीने एक लिखो यूपीएससी को लेटर कि सर दिस इज द प्रॉब्लम, और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने जा रही है, और ऐसी ऐसी बात है सर, और मुझे आप इसी साल इसी महीने सर हमारा प्रीलिम मेंस इंटरव्यू ले लो, हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले। नहीं सर, जिंदगी में डायरेक्शन बहुत जरूरी है सर, अप्रोच बहुत जरूरी है। पश्चिम और पूरब के बीच एक बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, मैंने पिछली सीरीज में भी आपको बताया। वेस्ट इन प्री मॉडर्न टाइम्स वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईस्ट। 4 महीना बर्फ से ढका हुआ प्रदेश, 4 महीने, तो 4 महीने के लिए इन्हें प्रिजर्वेटिव चाहिए। प्रिजर्वेटिव यानी मसाला। मसाला कहां है, यहां है। मसाला इज अ फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। वो यूरोप में उगाया नहीं जा सकता, जैसे हम पेट्रोल नहीं निकाल सकते यहां से, ऑयल नहीं निकाल सकते। और मसाला सिर्फ प्रिजर्वेटिव नहीं है, मेडिसिन भी है सर। आज कोरोना से बचा कौन रहा है? रॉ टर्मरिक। अगर एक टुकड़ा रॉ टर्मरिक आप सिर्फ हल्का सा, यहां तो बड़ी दिक्कत है यार, कोई चीज बोल दो, लोग पता लगा 2 किलो टर्मरिक उठा रहे, दिन भर वही खा रहे हैं कि टर्मरिक खाने से कोरोना नहीं होता। सर एक टुकड़ा हल्का सा टुकड़ा, आप उसे दिन में एक बार ले लें, दूध से ले लें, बॉयल पानी से ले लें, या कूच लें, आप क्रश कर लें, उसका जूस सॉलो कर लें। कफ एंटी दुश्मन है सर, वो सेव करेगा, रक्षा करेगा आपकी। तो पश्चिम और पूरब के बीच एक जबरदस्त ट्रेड एंड कॉमर्स रहा, और इस ट्रेड पर कब्जा करने की कोशिश सबने की। अब ये ट्रेड 3 रास्तों से होता था, 3 इंपॉर्टेंट रास्ते थे। पहला रास्ता है सिल्क रूट। सिल्क रूट ये चाइना से शुरू होता था, फिर सेंट्रल एशिया यानी ईरान, फिर वेस्ट एशिया यानी सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, पैलेस्टीन, इजराइल, ये यहां पे आता था, और फिर यहां से ये चला जाता था यूरोप। बड़ा कीमती रास्ता सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता, मैं आपको बता चुका हूं। रूट ए सिल्क रूट। एक दूसरा रूट जो हिंदुस्तान से गुजरता था, रूट बी, मैंने आपको बताया, इसको उत्तरापथ कहते हैं, नॉर्दर्न पाथ। ये रास्ता तक्षशिला से चलता था, तक्षशिला से, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है तक्षशिला, ताम्रलिप्ति तक चलता था सर। ये ताम्रलिप्ति आज बांग्लादेश में है। अब इस बीच में पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, ये पूरा रास्ता नॉर्दर्न पाथ है। आज इसको NH1 NH2 कहते हैं सर।
फिर एक तीसरा रास्ता था जिसे हम रूट सी कहते हैं, सदन पाथ, दक्षिण पथ। यह रास्ता सर चलता था उज्जैन से, और फिर यह आता था डेक्कन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और फिर यह आता था साउथ इंडिया। यह तीसरा रास्ता था सर, रूट ए, रूट बी, रूट सी। अब अखमेनिड वंश अगर आपने पढ़ा हो, अखमनी डायनेस्टी, अखमनी ईरानियन की, डेरियस वन, ईरान, डेरियस वन का अगर आपने नाम सुना हो, डेरियस वन, तो डेरियस वन ने, ईरान का शासक था, उसने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर रखा था, यहां से लेकर यहां तक पूरा। और इसकी वजह से भारत का सीधा संबंध पश्चिम के साथ। और इसने प्रमोशन किसको दिया? सेकंड अर्बनाइजेशन को, द्वितीय अर्बन नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बनाइजेशन। उसके बाद अखमनी वंश कमजोर पड़ा और फिर आए ग्रीक्स, अलेक्जेंडर, वो ग्रीस से चला और इस पूरे रास्ते पर उसने कब्जा किया, अलेक्जेंडर ने, और पूरा कब्जा करते करते कर वो यहां तक वो भी आया। हालांकि उसका उद्देश्य था मगध तक आने का, लेकिन शायद उसका वो सपना पूरा नहीं हुआ। और इन दोनों ने मिलकर, अलेक्जेंडर और डेरियस ने मिलकर, सेकंड अर्बनाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाया। जिसका भी इस रास्ते पे कब्जा रहा वो इधर कभी नहीं आए। इन्हीं दो रास्तों का इतिहास है, ये रास्ता ए, रास्ता बी, सारा इतिहास इन्हीं दो रास्तों का है। जैसे महमूद गजनी, वो इस रास्ते पर कब्जा कर लेता है। महमूद गजनी, आप देखो, महमूद गजनी वो भारत आता है पैसा लेने के लिए, उसको पैसा चाहिए अपनी एंबिशन को यहां पूरा करने के लिए, तो वो भारत आता है, पैसा लेता है, लौट जाता है, क्योंकि वहां अपने होम कैडर में वो सफल है। जो हर आदमी की तमन्ना है कि मुझे होम कैडर मिले, वो अपने होम कैडर में सफल है महमूद गजनी। तैमूर लेम होम कैडर में सफल है, चंगेज होम कैडर में सफल है, नादिर शाह होम कैडर में सफल है। जितने भी होम कैडर में सफल हैं उन्होंने भारत में रुकने की कोशिश नहीं की। लेकिन इल्तुतमिश का कोई होम कैडर नहीं, तो वो हिंदुस्तान में रुकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनका होम कैडर नहीं, होम कैडर छिन चुका है, मंगोलों ने छीन लिया, तो ये हिंदुस्तान में रुकते हैं दूसरे कैडर में। बाबर का होम कैडर नहीं है, तो ये हिंदुस्तान में रुकता है। ये दो तरह के आक्रमणकारी हिंदुस्तान के इतिहास में है। एक जो अपने होम कैडर में सक्सेसफुल है, जो भी होम कैडर में सक्सेसफुल है वो भारत को लूटते हैं, यहां से पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। जिनके पास अपना होम कैडर नहीं है वो भारत में रुकते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये हमेशा से, ये पूरा रास्ता सिल्क रूट, ये पूरा रास्ता शुरू से इसी रास्ते को लेकर क्रुसेड हुआ। मैंने आपको पिछले वो बताया, क्रुसेड क्या है? इस रास्ते पर कब्जा। क्योंकि जिसका भी इस रास्ते पर कब्जा होगा, जिसका भी इस रूट पर कब्जा होगा, उसका वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड पर कब्जा होगा। और जिसका वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड पर कब्जा होगा उसकी स्ट्रांग इकोनॉमी होगी, और जिसकी स्ट्रांग इकोनॉमी होगी वो एम्पायर होगा। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। रोमन्स, अखमनीज, ये सारी लड़ाई शुरू से ये इस एरिया को कब्जा करने की है। क्योंकि जिसका इस रास्ते पर कब्जा, उसका वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड पर कब्जा, जिसका वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड पर कब्जा, वो एक शक्तिशाली इकोनॉमी, और जो शक्तिशाली इकोनॉमी वो शक्तिशाली साम्राज्य। आशा करता हूं यह बात स्पष्ट हो गई होगी। अब इसी क्रम में बड़ा पुराना इतिहास है, जब से यह व्यापार चल रहा है तब से यह प्रश्न चल रहा है। यह बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब से यह व्यापार शुरू हुआ है पश्चिम और पूरब का, वहीं से इस प्रश्न, वहीं से यह प्रश्न पैदा हुआ। जहां से पश्चिम और पूरब का ट्रेड शुरू होता है, वहीं से ईस्टर्न क्वेश्चन शुरू होता है। लेकिन हम उतने लंबे इतिहास में नहीं जाएंगे। हम आएंगे इस इतिहास में 17वीं शताब्दी से। 15th सेंचुरी में एक बड़ी घटना घटी। हमने आपको बताया कि ऑटोमन्स ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया और सिल्क रूट ऑटोमन्स के कब्जे में आ गया। ऑटोमन एम्पायर पैदा हो गया। ऑटोमन एम्पायर यानी टर्क्स, मेनली मुस्लिम्स, उनका वेस्ट और ईस्ट के व्यापार पर कब्जा हो गया। यूरोपियंस परेशान हुए, उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा पूरा आने के लिए। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज मैंने आपको बताया वो शुरू हुई। अब जब ये ऑटोमन्स का कब्जा हुआ
तो 17th सेंचुरी में रूस को एक बड़ा ही मेधावी शासक मिला, पीटर द ग्रेट। फिफ्टीन सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, और फिर ऑटोमन्स ने यूरोप में घुसना शुरू किया। अब कहानी को सुनिए और कनेक्ट करिए आराम से, रिलैक्स होकर। सारा झगड़ा किसका है? इस रास्ते का। कौन सा रास्ता? ये सिल्क रूट। ये सारे डायग्राम्स आप अपने दिमाग में रखिए। 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का इस रास्ते पर कब्जा, फिर ऑटोमन्स दे स्टार्टेड एंटरिंग इनटू यूरोप। यूरोप में एंटर करने लगे, बट दे वर स्टॉप्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ वियना। लेकिन 15th सेंचुरी के एंड तक उन्होंने ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा कर लिया। ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा कर लिया। ग्रीस, हंगरी, मैसिडोनिया, इस सारे इलाके पर ईस्ट ऑटोमन्स का कब्जा हो गया। अब ऑटोमन्स का कब्जा ईस्टर्न यूरोप में है और ऑटोमन्स का कब्जा सिल्क रूट पे है। यानी पूरा वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड है वो उनके हाथ में है। पूरे वेस्ट और ईस्ट के जो डिक्टेटर हैं वो ऑटोमन्स हैं। अब इससे दिक्कत किसको हुई? वेस्टर्न यूरोप को हुई। तो वेस्टर्न यूरोप ने अपना रास्ता खोजना शुरू किया। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, वास्को डिगामा, कोलंबस, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे दिक्कत किसको हुई? रशिया को हुई। और यहां पर एक शासक पैदा हुआ, पीटर द ग्रेट। अभी जो ऑटोमन्स ने कब्जा किया ईस्टर्न यूरोप पर, वेस्ट एशिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, ईस्टर्न यूरोप क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया। अब ऑटोमन्स ने कभी भी ईस्टर्न यूरोप को ईस्टर्न यूरोप के लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिया। जो हिंदुस्तान में हुआ, दोनों जगह मुसलमान शासक। 1556, 1526 बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, 1453 ऑटोमन रूल इन ईस्टर्न यूरोप। यहां हिंदू, वहां क्रिश्चियन। लेकिन यहां के मुसलमान शासकों ने हिंदुस्तानियों को, गैर मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दिया। अलाउद्दीन खिलजी को देखो आप, बयाना के काजी को बुलाता है, कहता बताओ गैर मुसलमानों के साथ क्या करना चाहिए। काजी ने कहा सरकार हम ना बता पाएंगे। कहा नहीं बताओ। कहा गैर मुसलमान मतलब काबिले गर्दन जदनी, इनकी गर्दन उड़ा दो। कहा कौन है ये गैर काफिर? बोले हिंदू। बहुत हंसा वो। ये तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है सर। बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के रूल को क्या कहता है? दुनियावी शासन। सर जिसको काफिर का मतलब नहीं पता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मेरा ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। काफिर पूछना, काफिर, मैं तो खुद ही काफिर हूं। मैं अपने नाम के आगे काफिर अवध लिखता ही हूं। जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर है। सिंपल डेफिनेशन है सर। जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर है। ब्राह्मणिज्म में जो इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुगलों ने ये जो मेडिवल पीरियड है, अलाउद्दीन कहता आ रहा है सब ड्राइंगबाजी की बात मत करो, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है सर, आप चेक करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा। वो कहता है मुझे नहीं पता अल्लाह क़यामत के दिन मेरे साथ क्या करेगा, मैं वही करता हूं जो प्रजा के लिए अच्छा है। अकबर ने तो जजिया ही खत्म कर दिया सर 1564, इबादत खाना बना दिया, दीन इलाही चला दी। बड़ा, और ऐसा क्यों हुआ सर? अब दोनों जगह मुसलमान शासन, ईस्टर्न यूरोप में मुस्लिम शासक, हिंदुस्तान में मुस्लिम शासक। लेकिन दोनों जगह एक फर्क था सर। हिंदुस्तान के जो मुस्लिम शासक थे वो सूफियों के दिशा निर्देश पे चल रहे थे, संतों। मैंने कहा ना रिलीजन के दो प्रतिनिधि हैं, एक प्रीस्ट, एक संत। प्रीस्ट मतलब जिसकी ज्ञान ज्यादा है, इंफॉर्मेशन, सॉरी, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। संत जिसके पास समझ ज्यादा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, जब तक हिंदुस्तान के शासक सूफियों से डायरेक्शन लेते रहे तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि सर सारे रिलीजन का तो सार एक ही है ना सर। सारे रिलीजन का उद्देश्य एक है, व्यक्ति को निचले पायदान से उचले पायदान पर लाना, इंद्रियों से चेतना तक लाना। अभी मैं डिस्कस करूंगा, मैंने आपसे कह रखा है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। त्याग और तपस्या का सिद्धांत, वंडरफुल सिद्धांत है सर, अरबों डॉलर का सिद्धांत है। बातें सब करते हैं सर, वर्क समझ में बहुत कम लोगों को आता है।
तो भारत में ये जो मुगल शासक थे, मुसलमान शासक थे, ये सूफियों के दिशा निर्देशन में चल रहे थे। और सूफीज्म का सिद्धांत क्या है सर? प्रेम और भाईचारा। भक्ति का सिद्धांत क्या है? प्रेम और भाईचारा। लेकिन ये जो ऑटोमन थे, ये प्रीस्टों के अंडर में थे सर। आप बुरा कतई ना माने, लेकिन जो प्रीस्टली समाज है, प्रीस्ट, मैंने पंडित देवव्रत की कहानी आपको सुनाई थी। ये जो पुरोहित तबका, इसकी जरूरत है समाज को सर, नो डाउट इसकी जरूरत है। इसकी समझदारी बहुत कम है सर। आईएएस बनने के लिए प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। पुरोहित बनने में कोई चैलेंज ही नहीं है सर। घर में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो बच्चा, अपवाद हर जगह हो सकते हैं सर। आप गौर करिएगा कि धर्मों की इतनी बुरी हालत क्यों है। चाहे हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, घर में जो सबसे निकम्मा बच्चा है दुनियावी तौर पे, दुनियावी, जैसे किसी मुसलमान का बेटा अगर आईएएस होने की स्थिति में है तो उसको मौलाना क्यों बनाएगा? किसी हिंदू का बेटा अगर आईएएस होने की स्थिति में है वो उसे पुरोहित क्यों बनाएगा? ये धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अपवाद सभी जगह है सर। अपवाद की मैं बात नहीं करता, चाहे वो मुसलमान का घर हो। आज आप मदरसों में देखो, गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, अपवाद हो सकता है सर। आज सरकारी स्कूल में भारत में गरीब हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ने देंगे। हमारे बड़े सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जब मदरसा इतना इंपॉर्टेंट है तो तुम क्यों नहीं गए? नहीं वो हम ऐसा है कुछ, हम नहीं गए। नहीं, अब जाना चाहिए था तुम्हें, तुम क्यों आए फातिमा इंटर कॉलेज में? जो धर्म का सबसे नेगेटिव पहलू है वो ये है। तो ये जो ईस्टर्न यूरोप कब्जे में था, ओटोमन तुर्कों के कब्जे में, तो इन ओटोमन्स ने ईस्टर्न यूरोप के ईसाइयों को कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। तो शुरुआत से ये जो ईस्टर्न यूरोप के लोग थे, इनके मन में ओटोमन एम्पायर को उठाकर फेंकने की एक लालसा थी कि जब मौका मिले फेंक दे। तो अब ईस्टर्न यूरोप और ऑटोमन एम्पायर, इन दोनों के बीच तनाव कहां से? 16th सेंचुरी से। इन दोनों के बीच तनाव 16th सेंचुरी से, ईस्टर्न यूरोप और ऑटोमन एम्पायर। क्योंकि ऑटोमन्स ने कभी भी ईस्टर्न यूरोप के लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। हालांकि हैं सब अब्राह्मणिक धर्म के हिस्से, लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं दिया। 17th सेंचुरी में रशिया, एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न रशिया 17th सेंचुरी में। यह थी सिल्क रूट। अब किसी भी देश को अगर राजनीतिक ताकत बनना है तो उसे सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? आर्थिक ताकत। इफ एनी कंट्री वॉन्ट्स टू बिकम अ पॉलिटिकल पावर, the first priority of that country is to become an economic power. United States of America, economic कम political power. China, economic कम political power. और रशिया को अगर इकोनॉमिक पावर बनना है तो सिल्क रूट पर कब्जा करना है। रशिया के 4 दरवाजे, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। साइबेरियन डेजर्ट, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। आर्टिक ओशन, ये दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। स्टेपी ग्रासलैंड, 4 में से 3 दरवाजे बंद, तो खुला कौन सा दरवाजा है? ये दरवाजा, चौथा दरवाजा। और ये दरवाजा खुलता कहां है? यूरोप में। ये बहुत बड़ा प्रश्न है सर कि रशिया का एक बहुत बड़ा भाग एशिया में है, लेकिन रशिया का इतिहास यूरोपियन इतिहास का हिस्सा है। क्यों? यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब रूस का एक बहुत बड़ा भाग एशिया में है तो रूस की जो इतिहास है वो यूरोपियन इतिहास का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि रूस का एक ही दरवाजा खुलता है और वो खुलता है यूरोप में। इसलिए रूस का जो इतिहास है वो यूरोपियन इतिहास का हिस्सा है। अब यह है बाल्टिक सी और यह है ब्लैक सी। 16th सेंचुरी में तनाव किसके किसके बीच? ईस्टर्न यूरोप और ऑटोमन एम्पायर के बीच।
17वीं सेंचुरी में रूस को एक बड़ा ही महान शासक मिला, पीटर द ग्रेट। आज यूक्रेन और रूस के बीच तनाव चल रहा है सर, उसकी वजह जान लीजिए क्या है। 17वीं सेंचुरी में रूस को एक बड़ा महान शासक मिला, पीटर द ग्रेट, और उसने एक पॉलिसी बनाई, बड़ी प्यारी पॉलिसी, वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर पॉलिसी, और यह रूस की विदेश नीति का अहम हिस्सा है, वार्म वाटर। और इस वार्म वाटर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था बाल्टिक सी और ब्लैक सी पर कब्जा। क्रीमिया छोड़ने को तैयार नहीं है रूस, क्योंकि क्रीमिया क्या है, ऑइसोफेगस है। किसका? रूस का। रूस को G8 से निकाल दिया, वो तैयार है, लेकिन क्रीमिया छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि क्रीमिया क्या है, रूस का ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। पहले इस फूड पाइप से क्या जाता था, मसाला और सिल्क। आज इस फूड पाइप से क्या जा रहा है, नेचुरल गैस और ऑयल। बाल्टिक सी रूस का दरवाजा है, कहां खुलेगा, यूरोप में। यह यूरोप में खुलने का दरवाजा है। और ब्लैक सी कहां खुलेगा, सिल्क रूट पर। ये दो दरवाजे हैं, बाल्टिक सी और ब्लैक सी। और पीटर द ग्रेट ने पॉलिसी लिया, वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर पॉलिसी के अंतर्गत रूस का उद्देश्य था इन दोनों सागरों पर कब्जा करना, बाल्टिक सी पर और ब्लैक सी पर, जिससे कि उसके दो दरवाजे खुल जाएं। एक दरवाजा यूरोप में खुल जाएगा, दूसरा दरवाजा सिल्क रूट पे खुल जाएगा। और यहीं से टेंशन शुरू हुई रूस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में। ये क्या रीजन था, वार्म वाटर पॉलिसी। ऑटोमन एम्पायर और ईस्टर्न यूरोप के बीच टेंशन चल रही है 16वीं सेंचुरी से। 17वीं सेंचुरी से एक नई टेंशन शुरू हो गई रूस और ऑटोमन एम्पायर के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है सर। इस देश में ये जो परंपरा चली, रटने की परंपरा, रटने की, काफी पुरानी परंपरा है, श्रुति परंपरा हम उसे बोलते हैं। वैदिक जो वेदास हैं वो श्रुति परंपरा के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गए। पर रटने से दिमाग तोता हो जाता है। तोता राम राम करेगा तो किसी तोते को एनलाइटनमेंट थोड़ी मिलेगी। एक मौलवी साहब थे, उनके पास एक तोता था, वो कुरान की आयतें पढ़ता था। तो मौलवी साहब को बड़ा नाज था अपने तोते पे कि हमारा तोता बड़ा धार्मिक तोता है, कुरान की आयतें पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह रहीम रहीम करता रहता है दिन भर। बड़ी तारीफ करते थे वो अपने तोते की कि बहुत रिलीजियस, पिछले जन्म में कुछ बात रही होगी। हालांकि इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा मालिक का रहम है इसके सर पर, और इतनी आयतें, और दिन भर अल्लाह और रहीम, और कुछ करता ही नहीं। एक पंडित जी पड़ोस में रहते थे, बोले कोई धार्मिक वार्मिक नहीं है, ये परेशान है ये। अरे बोले कैसी बातें कर रहे हो। हाँ बोले मैं कह रहा हूं ना, बहुत बदतमीज तो होता है ये। मौलवी साहब थोड़ा गुस्से में आ गए कि बदतमीजी वाली बातें जनाब आप ना करें। मौलवी साहब ने कहा आप हमें 2-4 दिन का टाइम दें और फिर मैं साबित करता हूं। तो पंडित जी एक तोती पकड़ के ले आए कहीं से, और उस तोती को उन्होंने उस तोते के पिंजरे में डाल दिया। और जब तोती को तोते के पिंजरे में डाल दिया तो 3-4 दिन बीत गए, तोते ने कोई आयत वायत कुछ पढ़ी ही नहीं। मौलवी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या कांड हो गया, ये तो दिन भर धर्म में डूबा रहता था, अल्लाह में डूबा रहता था। तो मौलवी ने पूछा अपने तोते से कि हाँ भाई क्या हुआ, ये धर्म का नशा तेरे सर से उतर गया। बोले जिसकी तलाश में था, जिसके लिए इतना पूजा पाठ कर रहा था, वो मिल गई, अब क्या जरूरत है धर्म की। ऐसे ही बहुसंख्यक लोगों के लिए धर्म है इस दुनिया में। धर्म इतना बड़ा विज्ञान है, विज्ञान, साइंस, पर उस साइंस को समझने के लिए आपको धर्म के साइंटिस्टों को पढ़ना पड़ेगा। अब न्यूटन का लॉ पढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपने कहा द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब लड़का पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये किसी को नहीं पता। एक तरीका यह है कि आपने लड़के से पूछा कि बेटा तू नोएडा का रहने वाला, उसने कहा हाँ। बोले नोएडा की नगर पालिका में तुझे एक काम है, तू अपनी फाइल लेकर गया बाबू के पास।
तूने अपनी फाइल बाबू के सामने रखी, लेकिन बाबू उस फाइल को देख नहीं रहा है और ऐसा 1 हफ्ता बीत गया, तो कौन सा लॉ लगाओगे? उसने कहा सर न्यूटन का पहला लॉ लगाऊंगा। बोले कैसे? बोले आप ही तो कहते हो सर द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। तो फाइल के साथ 2000 रुपए की नोट भी रखूंगा सर, एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाऊंगा सर। एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाऊंगा सर। The body at rest will be at rest. The body in motion will be in motion until and unless any external force, लगा दिया external force, बाबू एक्शन में आ जाएगा, काम हो जाएगा मेरा सर। यह है पढ़ने का उद्देश्य। जिन चीजों को आप सीखते हो अगर उनका कोई उपयोग नहीं है, अभी आपसे कोई कहे रथ चलाना सीख लो, आप कहोगे उपयोग ही क्या है इसका जीवन में? यूटिलिटी, यूटिलिटी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटी। तुम जितनी अपनी उपयोगिता बढ़ाते चले जाओगे इस संसार में तुम्हें उतनी इज्जत मिलेगी। बाकी सब ड्रामेबाजी है, बाकी सब ड्रामेबाजी है। सब देखो ऑनेस्टी की बात करते हैं। अभी काला बाजारी कौन कर रहा है? मेडिसिन की, ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल बेड की। तुम्हें दुनिया में ढूंढने पर कोई बेईमान नहीं मिलेगा मुझे छोड़ के, मैं तो डिक्लेयर्ड हूं। तुम अगर ढूंढने निकलो कि भाई साहब एक बेईमान ढूंढ ले, तैयार ही नहीं लोग सुनने को। तुम अगर पूछो भाई साहब आप सांप्रदायिक हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बिलीव कर, लोग डांटेंगे बदतमीज है भाई साहब आप, मैं तो इंडियन हूं। फिर पता नहीं कहां से संप्रदायवाद इस कंट्री में है। यहां तुम्हें कोई जातिवादी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े सारे ग्रुप हैं, विप्र समाज ग्रुप, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, और इनकी पोस्टें पढ़ो सर तो लगता है कि इनको कोरोना ही मारेगा। जिसकी सोच नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है। एक शादी में एक फूफा जी मैरिज हॉल के बाहर नाराज होकर बैठे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि यहां काहे बैठे हैं? अरे बोले मैं बहुत नाराज हूं। तो बोले यहां क्यों बैठे हैं? कहे जितने लोग अंदर जा रहे हैं मैं गिन रहा हूं, और जैसे 20 क्रॉस हो जाएगा मैं पुलिस वालों को फोन कर दूंगा, ना मजा लूंगा शादी का और ना किसी को लेने दूंगा, पिटवाऊंगा अलग से। मेंटलिटीज, विचारधारा। आज मैंने आपको नीरज श्रीवास्तव जी का किस्सा सुनाया। बंदे ने भाई को हॉस्पिटल से ले आया, तबला ढोलक गाना गाकर, गाना। दैनिक भास्कर की न्यूज है धौलपुर की। कायस्थपाड़ा निवासी नीरज श्रीवास्तव, डेप्यूटी मैनेजर प्राइवेट बैंक, परिवार के 5 लोग संक्रमित, भजन कीर्तन 15 दिन लगातार। उसने लिखा कि कोरोना से जीतने का सबसे अच्छा तरीका है भजन कीर्तन संगीत। आज एक साहब ने मुझे फोन किया, बोले फला फला डॉक्टर मर गए, तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो। अबे मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से तो कबीर तो कुछ पढ़े ही नहीं थे, तो उन्हें तो धर्म पे बोलने का कोई हक ही नहीं है। पढ़ने लिखने से भी कुछ नहीं होता, और पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं। हमारे यहां एक आईजी साहब थे, पांडा साहब, वो राधा हो गए थे। राधा, आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा। राधा हो गए थे, सिंदूर लगा लिया, चूड़ियां पहन ली, साड़ी पहन ली, बोले मैं राधा हूं। उन्होंने कहा मैं राधा हूं। सीतापुर के एसडीएम ने कहा मैं कृष्ण हूं। मुलायम सिंह यादव सीएम थे उस वक्त, बोले बड़ा अच्छा, दोनों को मिला दो, प्रॉब्लम खत्म। पढ़ने से बुद्धि आती। किसी मजदूर के मां बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं पाएंगे। अब जाइए द्वारका के ओल्ड एज होम में दिल्ली में, सब वेल स्टैब्लिश्ड लोग हैं जिनके बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ गए। किसी मजदूर के मां बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं पाएंगे। सेंचुरी, अब ये इतनी बड़ी लड़ाई है। अगर ये देश में
80% समझदार होते सर, कल हम इस समस्या को ओवरकम कर लेते। हमारे दुश्मनों को पता है कि एक तो ये आपस में लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान, एक से एक मुसलमान टहल रहे हैं इस कंट्री में। आपने तारिक फतेह का तारीफ कर दिया, तो तारीफ तो शैतान की भी की जानी चाहिए, बुराई क्यों कर रहे हो? ये देश पहले से ही डिवाइडेड था। पिछले 10 साल की राजनीति उठाकर देख लो इस कंट्री की, 20 साल की लिबरलाइजेशन के बाद तो जो बंटवारा शुरू हुआ है इस कंट्री में, पता किसी को कुछ नहीं है। फिर नकल जनरेशन, फिर रटी हुई जनरेशन, आइसोटोप का मतलब ही नहीं पता, इनर्शिया का मतलब ही नहीं जानते। आ गए आईएएस की तैयारी करने झोला वोला उठा के, हाँ यार कलेक्टर बनने जा रहे भैया। हमने भी तैयारी शुरू की, हमें कुछ नहीं आता था, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम लकी रहे, हमें अच्छा दिशा निर्देशन मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर्स अच्छे मिले, बड़े सारे अच्छे सीनियर्स मिले, कह रहे अब कुछ नहीं होता और ये होता और ऐसे होता और ऐसे होता और ऐसे पढ़ो। अच्छे दोस्त मिले, सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे उसी दिन सीखोगे आप। तो 16th सेंचुरी में किसके बीच टेंशन? ईस्टर्न यूरोप और ऑटोमन एम्पायर। और 17th सेंचुरी में किसके बीच टेंशन? रशिया और ऑटोमन एम्पायर। यहां टेंशन क्यों है? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने इनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया। यहां टेंशन क्यों है? वार्म वाटर पॉलिसी। अब जब इन दोनों के बीच टेंशन शुरू हुआ तो रशिया ने इनको बैक कर दिया। रशिया ने इनको बैक कर दिया दो ग्राउंड पे। पहले ग्राउंड रिलीजन, कि हम एक ही रिलीजन के लोग हैं। कौन से रिलीजन? ग्रीक रोमन, ग्रीक चर्च, दो चर्च है ना, एक रोमन है, रोमन कैथोलिक, एक ग्रीक चर्च। तो बोले हम सब ग्रीक चर्च को मानने वाले हैं, रिलीजन हमारा एक है। और दूसरा आधार रेस। कौन सी रेस? स्लाव, कि हम एक रेस के लोग हैं। अब रशिया की लड़ाई किससे? ऑटोमन साम्राज्य से। किसके लिए? ब्लैक सी के लिए। लेकिन उसको अपनी ताकत बढ़ानी है, ऑटोमन से लड़ने के लिए उसने ईस्टर्न यूरोप को बैकिंग कर दिया। किस आधार पे? रिलीजन और रेस। ऐसे ही दुनिया चल रही है। यहां जो समझदार लोग हैं वो गैर समझदारों को लड़ा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। जितने भी धार्मिक लीडर इस कंट्री में है देखिए, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं और कोई गांधी की तरह नंगा थोड़ी है। जितने जातिगत लीडर हैं सबकी गाड़ियां देखिए, पैराफेरेलिया देखिए, सब अमीर हैं। रूस को अपनी ताकत बढ़ानी थी, ऑटोमन साम्राज्य से लड़ना था, उसने अपना एक साथी पैदा कर लिया। एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। अब जब रूस और ईस्टर्न यूरोप मिल गए तो इससे टेंशन बढ़ी किसकी? ब्रिटेन और फ्रांस की। ब्रिटेन और फ्रांस की टेंशन बढ़ गई कि बेटा अगर रूस ने ईस्टर्न यूरोप के साथ मिलकर सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया तो फिर बाद में भारत पे कब्जा करेगा, बाद में इंडो चाइना पे कब्जा करेगा। तो जैसे ही रूस ने ईस्टर्न यूरोप को साथ दिया वैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस ऑटोमन एम्पायर के साथ आ गए। एंड दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द पावर्स ऑन द इश्यू ऑफ ईस्टर्न यूरोप वॉज कॉल्ड एज ईस्टर्न क्वेश्चन। यही है पूर्वी प्रश्न। कौन कौन इन्वॉल्व है? रूस इन्वॉल्व है, ईस्टर्न यूरोप इन्वॉल्व है, ऑटोमन एम्पायर इन्वॉल्व है, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब इन्वॉल्व है। आज इसको कंसोलिडेट करिएगा। 3-4 भाग में ये कहानी चलेगी, इतनी छोटी कहानी नहीं है, 3-4 भाग में चलेगी। आज आपको समझ में आया पूर्वी प्रश्न क्या है? जितनी पुराना इतिहास है उतना ही पुराना, जितना पुराना वेस्ट और ईस्ट का ट्रेडिंग इतिहास है उतना पुराना यह प्रश्न है।
इब्राहिम बड़ा फेमस बादशाह हुआ, मुस्लिम बादशाह इब्राहिम। तो जो भी उसके दरबार में आता था वो सर झुकाता था। तो उसके वजीर ने एक बार कहा कि सरकार आप सबके सामने सर क्यों झुकाते हैं, आप बादशाह हैं सरकार। तो उसने अपने वजीर से कहा कि जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा किसी दिन कि मैं क्यों झुकाता हूं। तो उसने एक दिन अपने वजीर को एक खोपड़ी दी, इंसानी खोपड़ी, कहा जाओ इसको बेच कर आओ। अरे वजीर ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हो, कहा नहीं नहीं जाओ बेच कर आओ। वजीर पूरे साम्राज्य में घूमा, इंसानी खोपड़ी कौन खरीदे, जिसके पास क्या है भाई पागल कहेगा, खोपड़ी क्या करेंगे। खोपड़ी का हिंदुस्तान में एक ही वर्ग यूज करता है, उनको कपालिक बोलते हैं, वो खोपड़ी लटका कर चलते हैं। उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कारण है, सारा बवाल यहीं पे है, सारा बवाल का जड़ ये खोपड़ी है। इसीलिए तो पश्चिम एशिया में बीहेडिंग करते हैं कि समझाने की क्या जरूरत है यार, इसी को उड़ा दो, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर ही हटा दो। हिंदुस्तान में तो समझाने की कोशिश करते हैं ना कि भैया देखिए ऐसा नहीं है, भैया ऐसा, वो कहां समझने वाले हैं। इसलिए इस देश पे जब जब बदमाशों ने शासन किया, बड़ा प्यारा शासन किया, इस देश पे जब जब शरीफ लोग आए, मोहम्मद बिन तुगलक सज्जन आदमी है, बहुत परेशान किया उसको लोगों ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहाँ के देश के राजा थे, लोग रोते थे कि कुछ बोलते ही नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उनका नाम रख दिया, मोहन सिंह। क्या बोले तुमसे, इकोनॉमी के इतने बड़े स्कॉलर हैं, तुम जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हो। वो जीडीपी पे बोलेंगे तो 10 दिन बोलेंगे, तो तुमसे बोलने का फायदा ही क्या है, तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। नेहरू को समझने के लिए उसकी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ट्राइबल पॉलिसी ऑफ नेहरू, कश्मीर, पढ़ना पड़ेगा ना सब। यहां पढ़ने का कहां टाइम है, तो नेताओं की करने लगते हैं। इस देश की जो नेशनल हॉबी है, नेशनल, वह किसी को किसी के बारे में बता दो, क्यों फलाने मास्टर हैं, अच्छा अच्छा 2 वाइफ रखे हैं, गलत बात है, नैतिकता के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां हर आदमी नैतिकवान है और सब नंगे हैं, सब भिखमंगे हैं। एक हल्का सा झटका कोरोना ने दे दिया, सब हिल गए, हाँ भैया फीवर हो रहा है भैया, हाँ तो होने दे फीवर। अगर कोरोना के होने के बाद कोई नहीं बचता, तब तो भाई बात ही खत्म हो गई थी। जब एक तरफ हजारों लोग बच रहे हैं, शुक्ला जी से मैंने आपको मिलाया, पांडे जी से मिलाया, अली मोहम्मद की पत्नी शमा जी को मैंने आपका इंसिडेंस दिया, नीरज श्रीवास्तव का आज इंसिडेंस, पूरी फैमिली ओवरकम करके बाहर आई। इस देश की नेशनल हॉबी है। इस देश के लोगों को हर व्यक्ति के बारे में वो चीजें पता है जो वो लोग कहते हैं आगे, अरे हम सब जानते हैं इनके बारे में, इनका घर का ये चप्पा जानते हैं, तो क्या बिगाड़ लिए जानकर। ये इस देश की नेशनल हॉबी है। यहां दूसरे की पैंट फटी हो ना तो बड़ा मजा आता है, अपनी चाहे गाय भी हो, अपनी चाहे पैंट ही ना हो, नंगे घूम रहे हैं। आसाराम बापू का नाम लेंगे, राम रहीम का नाम, सबका नाम लेंगे, सदगुरु का भी ले लो। अरे सदगुरु ने जमीन कब्जा कर रखी है वहां तमिलनाडु में, तुम्हारे चाचा खरीदे थे? नहीं हमारे चाचा की नहीं, तब कहां से पता है। ईशा क्रिया करा रहे हैं, हजारों लोगों को बाहर निकाला है डिप्रेशन से। पंडित रविशंकर सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, बाबा रामदेव हैं, ऐसे न जाने कितने संत हैं। इस देश के लोगों को अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने में, आप सभी योगा करना चाहते हैं। अच्छा भैया वो कपालभाति में पूरी सांस एक बार में अंदर लेनी है? नहीं, किडनी निकालकर बाहर रखनी है। भैया आपने हमें वीडियो नहीं भेजा, वो वाला भस्त्रिका वाला कैसे करना है? भैया सांस खींच नहीं पा रहे हैं। जब पहले मैं कहता था योगा करो, क्या यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स, दिस इज नॉट ट्रेडिशनल। आप सब योगा करना चाहते हैं, आप सब प्राणायाम करना चाहते हैं, आप सब आयुर्वेदिक, अब अपने घर में तुलसी, पता नहीं कौन कौन सा पेड़ घर में लगा दिया, कैक्टस लगाए बैठे घर में।
मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उनके घर में कई तरह के कैक्टस लगे हुए थे। मैंने कहा सोते हो क्या इस पे? नहीं नहीं, इट्स सिंबल ऑफ व्हाट? अबे डेजर्ट का प्लांट है, किस चीज का सिंबल है? इतनी बुद्धि मर गई तुम्हारी, एलोवेरा लगा लो। चलो तुलसी, तुलसी वी आर नॉट ट्रेडिशनल पीपल। ओह अच्छा 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 अच्छा। जब घरों में लोग कैक्टस लगाने लगे, इतना प्यारा पौधा है तुलसी, हर बीमारी से आदमी को बाहर कर दे। रीस्टार्ट लिखा हुआ वहां पे, नो डाटा। कैक्टस लगाए हुए थे, कैक्टस, उनकी बालकनी में चारों तरफ कैक्टस लगा हुआ था। तुलसी पे कह दो, कहेंगे रिलीजियस सुपरफिशियल आदमी है, ये ढोंगी आदमी है। ये तो हालत था इस देश का। कोरोना बीमारी नहीं है सर, ये वेग है लोगों को जगाने का कि लाइफ शेड्यूल ठीक कर लो, जीवन ठीक कर लो, सोच अच्छी कर लो। टेस्ट है सर, टेस्ट, टेस्ट पता है ना, टेस्ट है। सब वापस लौट रहे हैं, सब मेजॉरिटी। जिसको भी बता दो कि भैया भस्त्रिका कर लो 10 मिनट सुबह, पूरा चेस्ट फ्री हो जाएगा, लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ भैया, अच्छा भैया कैसे करें भैया? फोन करते लोग मुझे, वो लोग जो मजाक उड़ा रहे थे। इस देश में न्यूटन के 3 सिद्धांत किसी को क्या समझ में आ गए, वो अपने आप को इसाक न्यूटन का चच्चा समझने लगता है। इस देश की अलग क्वालिटी है ना, थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेना, वो भी अमेरिकन एसेंट। लास्ट ईयर यहां के लोगों को एसेंट चेंज करने में पता नहीं क्या मजा आता है। इंग्लिश जानना जरूरी है इस देश में। इस देश में बड़प्पन क्या है? अपनी देश की संस्कृति को गाली देना। हाँ, इंडियन बाबाज आर थीव्स। अच्छा, इंडियन बाबाज आर थीव्स। अभी भगाए जाओगे ना पूरी दुनिया में, तो यहीं आओगे वापस। ऐड आता ना, जागो ग्राहक जागो, नहीं, जागो भारत जागो। चुनौतियां आती ही हैं व्यक्ति को जगाने के लिए। इन सभी देशों का जो इन्वॉल्वमेंट रहा ईस्टर्न यूरोप के मुद्दे को लेकर, उसको कहते हैं पूर्वी प्रश्न, ईस्टर्न क्वेश्चन। कल यहीं से शुरुआत करेंगे, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब कितनी कंट्रीज हैं इसमें? ईस्टर्न यूरोप है, ऑटोमन एम्पायर है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है। सबको कहां कब्जा करना है? इस सिल्क रूट पे कब्जा करना है, बिकॉज दिस इज अ लाइफ लाइन बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट ट्रेड। मसला सिल्क रूट का है। फिर ये इलाका 19th सेंचुरी में और इंपॉर्टेंट हो गया। पहला क्या था? ट्रेड। कल मैंने आपको बताया पहला इंपॉर्टेंस क्या था इस रूट का? ट्रेड। 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ये इलाका और इंपॉर्टेंट हो गया। किसकी वजह से? स्विस कैनाल की वजह से। और इसका महत्व और बढ़ गया कि जिसका इस पे कब्जा, उसका स्विस कैनाल पे कब्जा, और जिसका स्विस कैनाल पे कब्जा, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स पे कब्जा। मस्त रहो, इसको खोलो, दिमाग को कनेक्ट करो, जोड़ो, समझो। कोशिश करो, युद्ध करो। क्या बुराई करते हो किसी की? क्यों गाली देते हो किसी को? तुम किसी की बात से असहमत हो, अपना तर्क रखो, एविडेंस दो, गाली दे रहे हो। पॉजिटिविटी फैलाओ। कैसे फैलाएंगे? सीखा तो है नहीं। 1 अरब 30 करोड़ का देश जिसमें युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो पॉजिटिविटी के लिए परेशान है। लानत है ऐसे युवाओं पर। कल इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे।